भारत में दो संविधान हैं, दो सरकार है। जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत में 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारत का पहला संविधान स्वीकृत हुआ था और उस संविधान को भारत का संविधान कहा जाता है, भारत सरकार का संविधान कहा जाता है, जिसके कि लेखक अंबेडकर साहब हैं या और बहुत सारे लोग हैं। ठीक उसी तरीके से भारत में एक दूसरी सरकार भी है, एक दूसरा संविधान भी है। वो संविधान जनता सरकार का है, वह सरकार जनता सरकार है। इसका 1 जून 2004 ईस्वी को जनता सरकार के संविधान को भारत में स्वीकार किया गया। जनता सरकार के संविधान का नियंता या उसका जो रक्षा करने वाला ताकत है वो आपको सीपीआई माओवादी है। वहीं भारत सरकार का जो संविधान है उसकी रक्षा करने वाली ताकत भारत सरकार है। भारत सरकार अब जो भी भारत सरकार है, मोदी सरकार इसको बोलते हैं, अब वह इस संविधान को, जो भारत संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसको मानने से इनकार कर रही है और उसको इनकार करने के लिए भिन्न भिन्न माध्यम अपना रही है। और इसी में एक माध्यम ये भी है जब उसने वह घोषणा लगातार कर रही है कि वह शिक्षा को खत्म कर शराब का उद्योग शुरू कर रही है। अर्थात अभी एक खबर आई है उत्तर प्रदेश से, जहां पर कि 27,000 स्कूल को बंद किया गया, जाने का प्रमाण जारी किया है। इसमें 5,000 बंद कर चुकी है, 27,000 को बंद करना है। वहीं दूसरी ओर उसी उत्तर प्रदेश में 27,000 शराब के दुकान खोले जा रहे हैं या जाने हैं। ये एक वह है स्थिति जो इस भारत सरकार, जिसका ये संविधान है, उसके तहत चल रहा है, चालित हो रहा है। दूसरी संविधान जो 1 जून 2004 ईस्वी को भारत में लागू हुआ था, स्वीकृत हुआ था, वो संविधान के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि भारत का वह संविधान जो जनता सरकार का संविधान है उसकी क्या स्थिति है, उसका संविधान का मैनिफेस्टो क्या है, अभी वह भारत में किस तरीके से लागू हुआ है और संचालित हो रहा है। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा और अभी हम इस मामले पर विस्तृत रूप से बात करते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के द्वारा संचालित जो उसका नियंत्रण कर रही है, देखरेख कर रही है, रक्षा कर रही है, वह जनता सरकार की नीति और कार्यक्रम को आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं। यह संविधान जो है 1 जून 2004 ईस्वी को स्वीकृत हुआ था, वो उस समय जबकि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का गठन नहीं हुआ था। अर्थात उस दौर में सीपीआई-एमएल पीपुल्स वार थी और उसके पहले ही जो है बिहार में काम कर रहे सीपीआई-एमएल पार्टी यूनिटी और सीपीआई-एमएल पीपुल्स वार मिल करके विलय किया था और सीपीआई-एमएल पीपुल्स वार का निर्माण किया था। यही आपको 1 जून 2004 ईस्वी को जो लिखा गया था संविधान को और उसको लागू किया गया था। बाद में जब 2004 में ही जब सीपीआई माओवादी का स्थापना होता है तो एकीकृत पार्टी जो सीपीआई माओवादी बनी, उसने भी इस संविधान को स्वीकृति प्रदान किया है और इस तरह से यह संविधान भी पूरे भारत में लागू हो गया है। 1 जून 2004 संविधान को स्वीकृत करने का, लागू करने का अवधि तिथि। अब हम थोड़ा बता दें आपको जनता सरकार का जो नीति कार्यक्रम है उसका क्या है, उसके ही अनुसार हम पढ़ करके बता रहे हैं आपको, हमें जो उसके द्वारा जारी किया गया दस्तावेज में निहित था। ये चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये जो है जो आपको जनता सरकार का संविधान है, ये DKSZC द्वारा स्वीकृत किया गया था, जो बनाया गया था, गठित किया गया था और अब वो पूरे भारत में लागू है। तो ये दंडकारण्य में मूलतः इसको स्थापित किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी जो शुरुआत हुई है सिर्फ दंडकारण्य में ही है, कि बिहार में भी है
और झारखंड में भी है, पूरे देश की जहाँ जहाँ पर माओवादियों की ताकत है वहाँ वहाँ इस संविधान को लागू करने की कोशिश की जा रही है। इस दूसरे शब्दों में ये है कि भारत में आज दो संविधान के बीच का टकराव चल रहा है और इसमें मोदी सरकार जो आज है यह ना तो पहली संविधान को मानती है ना ही दूसरी को मानने का सवाल नहीं पैदा होता है। इसीलिए ये टकराव जो है दो संविधान के बीच का ना बोल करके हम यूँ ही बोल सकते हैं ये मोदी सरकार की वह फासिस्ट ताकत के और जनता सरकार के बीच का टकराव है। हालांकि इसके पहले भी भारत सरकार इस संविधान को नहीं मानती है, स्वाभाविक तौर पर नहीं मानती है, क्योंकि वह भी इस ताकत के खिलाफ है, इस सत्ता के खिलाफ है। बहरहाल जनता सरकार का नीति कार्यक्रम का परिचय जो उस दस्तावेज में ही दर्ज है वो हम सुनाते हैं आपको। जनता सरकार के नीति कार्यक्रम का परिचय, ये सब हेडिंग है। नीचे दर्ज है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ML पीपुल्स वार। अब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के नेतृत्व में क्रांतिकारी जनता ने पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी PGA, अब पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA का गठन किया और जनयुद्ध कर रहे हैं। पिछले कई दशक से लड़ रहे दंडकारण्य की क्रांतिकारी जनता का संघर्ष भारतीय नई लोकतांत्रिक क्रांति से अविभाज्य है। वे गांव स्तर पर मैंने स्थानीय स्तर पर शोषक राज शक्ति को कमज़ोर और नष्ट कर रहे हैं और जनता सरकार के रूप में नई लोकतांत्रिक क्रांतिकारी शक्ति की स्थापना कर रहे हैं। वे सर्वहारा पार्टी के नेतृत्व में जनयुद्ध की प्रक्रिया में अधिकाधिक प्रबुद्ध होते जा रहे हैं और अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। वे ग्राम स्तर पर नई शक्ति का संगठन कर रहे हैं और इसे क्षेत्र स्तर पर बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद के सिद्धांत के आलोक में CPIM पीपुल्स वार ने नई लोकतांत्रिक क्रांति के मौलिक कार्यक्रम को अपनाया। जनता सरकार JS शॉर्ट फॉर्म नवगठित पीपुल्स डेमोक्रेटिक राज्य और सरकार की शक्ति होगी। देशव्यापी पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फेडरेशन के गठन के साथ यह शक्ति एक पूर्ण चरित्र और एक रूप प्राप्त करेगी। पार्टी द्वारा तैयार किए गए सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर दंडकारण्य में क्रांतिकारी संघर्ष के विकास की प्रक्रिया में बनने वाली जनता सरकारें नई राज्य शक्ति के रूप में लोगों की सरकारी शक्ति को लागू करने का प्रयास करेगी। दंडकारण्य को मुक्त क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से छापामार आधार क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए वे क्षेत्र स्तर पर लोगों की लोकतांत्रिक शक्ति के अंग बना रहे हैं। स्थानीय संयुक्त सचिव के आधार पर क्षेत्र जनता सरकार JS क्षेत्र स्तर पर लोगों के लोकतंत्र का परिचय देगी। जनता सरकार नई राज्य शक्ति को संगठित और विस्तारित करने, क्रांतिकारी युद्ध चलाने और युद्ध में जनता को संगठित करने का मौलिक कार्य वहन करेगा। जनता सरकार का संरक्षण, आयोजन और विस्तार जनयुद्ध की तीव्रता पर निर्भर करता है। जनता सरकार उच्च सैन्य संरचनाओं के गठन, गुरिल्ला युद्ध को तेज करने और दुश्मन ताकत को नष्ट करने, हराने और नष्ट करने की प्रक्रिया में मजबूत और विस्तार करेगा। संयुक्त सचिव के सुदृढ़ीकरण और विस्तार से मुक्त क्षेत्रों का निर्माण होगा और देश भर में सत्ता हथियाने की दिशा में अग्रसर होगा। समन्वय की यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों और जनयुद्ध के चरण पर निर्भर करेगी। भारत में सभी राज्य शक्तियों में से यह क्रांतिकारी जनप्रतिनिधि सभाएं और उनकी क्रांतिकारी जन समितियां सर्वोच्च और वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। वे नई जनवादी क्रांति के उद्देश्य से दंडकारण्य को एक मुक्त क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से क्षेत्र स्तरीय सरबराह नेतृत्व, फिर मजदूर और गरीब किसानों की शक्ति और सामंत विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी, दलाल विरोधी, नौकरशाही बुर्जुआ ताकतों की शक्ति को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। वे जनयुद्ध में व्यापक किसान जनता की पहल, रचनात्मकता और सामूहिकता को प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें संगठित करेंगे, पूरी तरह से उन पर निर्भर करेंगे, उनसे सीखेंगे और उन्हें सबसे आगे ले जाएंगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक स्टेट पावर CPIM पीपुल्स वार के कार्यक्रम में घोषित सरकार के कार्यों के आधार पर
हम यहाँ JS के कार्यक्रम के पहले भाग के रूप में पीपुल्स डेमोक्रेटिक सरकार की मूलभूत नीतियों और कार्यों को विस्तार से बताते हैं। हमने यह नीति कार्यक्रम केंद्रीय समिति और DKSZC द्वारा पहले जारी किए गए परिपत्रों, दिशा निर्देशों और कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। ये एक प्रस्तावना उन्होंने लिखा है जो कि परिचय का। इसमें एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, जहाँ कहीं भी CPI ने पीपुल्स वार लिखा है, अब यह CPI माओवादी हो गया है, क्योंकि गठन के पहले ही इसकी स्वीकृति मिली थी, तो उसी रूप में यह दर्ज है दस्तावेज में। जनता सरकार का एक परिचय। दंडकारण्य की क्रांतिकारी जनता के महान संघर्षों के फलस्वरूप अब हम जनता सरकारें सफलतापूर्वक बना रहे हैं। जनयुद्ध के माध्यम से भारत में अर्ध औपनिवेशिक अर्ध सामंती व्यवस्था को नष्ट कर समाजवाद साम्यवाद की स्थापना के अंतिम लक्ष्य पीपुल्स डेमोक्रेटिक सिस्टम की ओर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए बढ़ रहे हैं। हम आवश्यक नीति कार्यक्रम घोषित कर रहे हैं। यह नीति कार्यक्रम दंडकारण्य में लागू किया जाएगा। जहां भी जनता सरकारें बनेगी, जहां वे अभी तक नहीं बने हैं और उनके गठन के लिए गंभीर प्रयास चल रहे हैं, यानी गुरिल्ला क्षेत्रों में यह संघर्ष का आधार होगा। जिन क्षेत्रों में क्रांतिकारी आंदोलन का नया विस्तार हो रहा है, अर्थात परिप्रेक्ष्य क्षेत्रों में यह प्रचार का मुद्दा होगा। मतलब जिस क्षेत्र में जनता सरकार के लिए आवश्यक परिस्थिति मौजूद है, यानी CPI माओवादी मजबूत है, वहाँ पर तो ये लागू होगा। लेकिन जिस क्षेत्र में CPI माओवादी मजबूत नहीं है, वहाँ पर ये सिर्फ जानकारी के लिए लोगों को बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। इसका पहला भाग में जो है वो दर्ज है मौलिक नीतियाँ जनतांत्रिक सरकार के कार्य। भारतीय क्रांति का इसका पहला भाग है मौलिक नीतियाँ जनतांत्रिक सरकार के कार्य। भारतीय क्रांति का केंद्रीय कार्य राजनीतिक सत्ता को जब्त करना, अर्ध औपनिवेशिक अर्ध सामंती राज्य, उसकी राजनीति, उसकी आर्थिक व्यवस्था और संस्कृति को नष्ट करना और एक नई लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना है। नई लोकतांत्रिक क्रांति का उद्देश्य इस लोकतांत्रिक राज्य की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था और संस्कृति की स्थापना करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने से पूरे भारतीय समाज के विकास के द्वार खुलेंगे, जनता की गरीबी और गरीबी दूर होगी। समाजवादी राज्य के लिए एक राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आधार बनेगा। जन लोकतंत्र के लिए संघर्ष का अर्थ है साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी, बड़े बुर्जुआ विरोधी राजनीति, अर्थशास्त्र और संस्कृति को स्थापित करने के लिए संघर्ष। पीपुल्स डेमोक्रेसी का मतलब साम्राज्यवादी सामंती व्यवस्था के खिलाफ जनता का संघर्ष है। उपरोक्त केंद्रीय कार्य को पूरा करने के लिए भारतीय जनता को पीपुल्स आर्मी में शामिल होना चाहिए। उन्हें युद्ध के माध्यम से भारतीय राज्य और सशस्त्र बलों और उसके कुल तंत्र को खत्म करना है। उन्हें इसके स्थान पर लोगों के लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करनी चाहिए। जनवादी क्रांति की रेखा एक दीर्घकालीन जनयुद्ध है। व्यापक ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भर आधार क्षेत्रों का निर्माण, जनता की सरकारों के सुदृढ़ीकरण और विस्तार से देश भर में नवजनवादी क्रांति सफल होगी। अंततः नगर मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार पूरे देश में लोगों की लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो जाएगी। जनता सरकार का अस्तित्व, उनका सुदृढ़ीकरण, उसका विस्तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए जनता सरकार खुद को मजबूत करने, लोगों के युद्ध का विस्तार करने और इसे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। जनवादी जनता सरकार सरबराह वर्ग के नेतृत्व में सरबराह वर्ग, किसान वर्ग, निम्न पूंजी, निम्न बुर्जुआ और राष्ट्रीय बुर्जुआ की सामूहिक तानाशाही स्थापित करेगी। लोक जनवादी क्रांति की सफलता के लिए 4 वर्गीय संयुक्त मोर्चा एक निश्चित आवश्यकता है। यह 4 वर्गीय संयुक्त मोर्चा सभी उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं को संगठित करेगा। धार्मिक अल्पसंख्यक जो उत्पीड़न और अन्य उत्पीड़ित सामाजिक वर्गों का सामना कर रहे हैं और लड़ते हैं, जनता सरकार 4 वर्गीय संयुक्त मोर्चा को संबंधित स्तरों में मजबूत करेगी और देशव्यापी सफलता के लिए प्रयास करेगी।
पीपुल्स डेमोक्रेटिक सरकार माने जनता सरकार व्यापक मेहनत से जनता की सभी प्रकार की स्वतंत्रता और अधिकारों की गारंटी देगी। यह हर समय लोगों के हितों की रक्षा करेगी। यह लोगों को निम्नलिखित मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। पहला, भाषण, लेखन, प्रकाशन यानी व्यक्त करने का अधिकार, मिलने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, हड़ताल और प्रदर्शन करने के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, प्राथमिक चिकित्सा उपचार के लिए, न्यूनतम रोजगार प्राप्त करने के लिए। इन अधिकारों के अतिरिक्त लोगों को निम्नलिखित कर्तव्यों का भी पूरा करना पड़ेगा। हमने अधिकार ऊपर दिए हैं, नीचे कर्तव्य बता रहे हैं। पहला, देश की रक्षा के लिए, संविधान और कानून का सम्मान करने के लिए, सरकारी संपत्तियों की रक्षा के लिए, सैन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए, करों का भुगतान करने के लिए। ये 5 कर्तव्य दिए हैं और 8 अधिकार दिए हैं। जनता को जन लोकतंत्र के संविधान के अनुसार सरकार के प्रतिनिधियों को चुनने और सभी स्तरों पर निर्वाचित करने का अधिकार होगा, निर्वाचित होने का अधिकार होगा। उन्हें वापस बुलाने का अधिकार होगा और यदि आवश्यक हो तो चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाएं यदि वे घोषणा पत्र के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं। राज्य, जनजाति, जाति, धर्म, राष्ट्रता, लिंग, भाषा, क्षेत्र, शिक्षा, पद और स्थिति के मामले में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह सभी के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी को समान अवसर देगा। राज्य को धर्म से अलग कर दिया जाएगा और उसका एक धर्मनिरपेक्ष चरित्र होगा। धर्म व्यक्तियों का व्यक्तिगत मामला होगा। यह एक विशेष धर्म के प्रति पक्षपात करने वाले लोगों को बहकाने और धमकाने में लिप्त होने से बचना चाहिए। नागरिकों को धर्म को मानने या ना मानने का अधिकार होगा। राज्य सभी प्रकार के धार्मिक कट्टरवाद का विरोध करेगा। यह धार्मिक कट्टरता को समाप्त करेगा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक सिस्टम का मुख्य कार्य। पीपुल्स डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक सिस्टम का मुख्य कार्य अर्ध औपनिवेशिक अर्ध सामंती आर्थिक व्यवस्था को नष्ट करना, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मार्ग बनाना और समाजवादी आर्थिक प्रणाली को स्थापित करना होगा। सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में जनवादी लोकतंत्र की तानाशाही के तहत पूंजीवादी व्यवस्था के समाजवाद में संक्रमण की प्रक्रिया में यह सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है। यह जमींदारों और धार्मिक संगठनों की ज़मीनों को जब्त कर लेगा और उन्हें जोतने वालों को ज़मीन के आधार पर गरीब भूमिहीन किसानों और खेतिहर मजदूरों में बांट देगा। यह अमीर किसानों की संपत्ति को जब्त नहीं करेगा। यह किसानों के साहूकारों के शोषण को रोक देगा। यह किसानों की पहल और क्षमता को सामने लाएगा। यह सभी क्षेत्रों में शैक्षिक सहकारी संगठनों की स्थापना करेगा। यह कृषि के विकास के लिए प्रयास करेगा। यह कृषि के आधार पर बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण को अपनाएगा। यह साम्राज्यवादियों और दलाल ब्रोकरशाही बुर्जुआ वर्ग के सभी उद्योगों, बैंकों, अन्य संगठनों को जब्त कर लेगा। यह सरकार के सभी उद्योगों, बैंकों और व्यापारिक संगठनों, साम्राज्यवादियों और दलाल नौकरशाही वर्ग को जब्त कर लेगा। यह सभी समाजवादी रणों को भंग कर देगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। भारत में आज जो बहुत 250 लाख करोड़ का जो भारत पर ऋण है, कर्ज है, इस कर्ज को माओवादी जब्त करने की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होगी। ये उन असमान वित्तीय संसाधनों को भंग कर देगा जो शोषक सरकार ने साम्राज्यवादियों के साथ किए थे। यह सरकार और सीबीबी की पूंजी, मोबाइल और अचल संपत्तियों को जब्त कर लेगा। यह पूंजी के नियंत्रण के आधार पर सभी जायदार उद्योगों और वाणिज्य का शासन संभालेगा। नई जनतांत्रिक सरकार पूंजीवादी उत्पादन के रास्ते में नहीं आएगी जो लोगों के जीवन को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं है। यह छोटे उद्योगों, मध्यम स्तर के उद्योगों को नियंत्रित और निर्देशित करेगा जो राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग का उद्योग है। यह सहकारी संगठनों के माध्यम से
कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्प के विकास में मदद करेगा। यह उपरोक्त कृषि, व्यापार और औद्योगिक नीतियों को अपनाएगा और लोगों की लोकतांत्रिक आर्थिक मार्ग व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह न्यू डेमोक्रेटिक सिस्टम सभी श्रमिकों के लिए 8 घंटे का कार्य दिवस लागू करेगा। यह ठेका श्रमिक प्रणाली और बाल श्रम प्रणाली को भंग कर देगा। यह समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत के अनुसार महिलाओं और पुरुषों के लिए समान मजदूरी प्रदान करेगा। यह सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षात्मक काम करने की प्रदान करेगा। यह देश की रक्षा के लिए लोगों को हथियार देगा। यह जनता को पीपुल्स आर्मी में शामिल होने के लिए उत्साहित और प्रोत्साहित करेगा। जनता की सेना के आवश्यक स्रोतों पर जनता की सरकार विशेष ध्यान देगी। यह पीपुल्स आर्मी को क्रांतिकारी राजनीति की कमान में रखेगा और इसे जनता से जोड़ेगा। यह सैनिकों, शहीदों और पर निर्भर लोगों, युद्ध में घायल हुए और विकलांगों के परिवारों की देखभाल के कार्य को विशेष महत्व देगा। यह उन लोगों के सैनिकों की यादों, निजी सामान को सौंपेगा जिन्होंने दुश्मन सेना के साथ अपनी घृणापूर्ण लड़ाई में अपना जीवन उनके परिवार को सौंप दिया। यह उनके बलिदानों की सराहना करेगा और उनके विवरण संग्रहित करेगा। जब भी यह संभव होगा, यह स्मारक स्तंभ बनाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। शायद यही कारण है कि माओवादी हर शहीद हुए, मारे गए योद्धाओं का लिस्ट जारी करता है, उनका स्मारक स्तंभ बनाते हैं और कभी झूठ नहीं बोलते हैं भारत सरकार की तरह कि हमारे इतने लोग मारे गए या हमारे लोग कोई नहीं मारे गए। भारत सरकार जैसे हर बात में झूठ बोलती है। अभी जो छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ हुआ है, उसमें स्पष्ट बोला है कि मेरा एक भी आदमी नहीं मरा है, भारत सरकार की तरफ से जो प्रेस स्टेटमेंट आया है। लेकिन माओवादियों की ओर से जो जारी हुआ है, उसमें अपनी नुकसान तो बताए ही हैं, बल्कि यहाँ तक सरकार कभी बोलती थी 35 माओवादी मारे गए हैं, लेकिन जब इनको मालूम होने पर 38 संख्या हुई थी, वहाँ 38 संख्या बताया ये। बसव राज की शहादत जिस दिन हुई थी, उस दिन उनके साथ सरकार बताती थी कि 27 माओवादी मारे गए बसव राज सहित, लेकिन माओवादियों ने स्पष्ट किया कि नहीं, हमारे 28 आदमी मारे गए हैं। एक की लाश उन्होंने बाद में बरामद की है। जबकि पुलिस झूठ बोल रही है। पुलिस का जितना भी आदमी मरता है, जैसे माओवादियों के प्रेस नोट से जाहिर होता है कि 37 माओवादी के संघर्ष में पुलिस मारी गई है। सरकार इनकार कर देती है कि नहीं, हमारे कोई नहीं मरे हैं। अभी सिंदूर में जितने लोग मरे हैं भारत के पाकिस्तान के साथ युद्ध में, कोई रिपोर्ट नहीं है, खामोशी है, चुप्पी है। कितने विमान गिरे हैं, कितने नुकसान हुए हैं, इसकी कोई जानकारी देशवासियों को नहीं देती है। इस मामले में माओवादी का यह चीज़ बहुत ही अलग है, काफ़ी अंतर स्पष्ट करता है कि यह अपने मारे गए हर व्यक्ति का खाका जारी करती है, उनका नाम घोषित करती है, उनका स्मारक बनाती है, उनका परिचय लोगों को करवाती है। जनता के प्रति निर्भर, समर्पित किसी भी सत्ता का यह चरित्र होना ही चाहिए। जितने लोग उनके मारे गए हैं, उनके एक एक व्यक्ति का नाम जारी हो, उनके शव परिजनों को सौंपा जाए, उनका सम्मान दिया जाए। यही काम सिर्फ माओवादी कर रही है, भारत सरकार कतई नहीं कर रही है, क्योंकि जनता को तो ये मानते ही नहीं है। आगे लिखते हैं यह मास लाइन के आधार पर एक प्रगतिशील न्यायिक प्रणाली को लागू करेगा। यह इस उद्देश्य के लिए विभिन्न स्तरों पर लोगों की अदालतें बनाएगा। जन अदालत। अगला है, वर्तमान क्रांतिकारी दौर में अर्थसामंती अर्थ औपनिवेशिक संस्कृति को नष्ट कर एक नई वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक संस्कृति की स्थापना करना सरकार का काम होगा। यह सांस्कृतिक आनुवंशिकता के धर्मनिरपेक्ष, वास्तविक लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक कारकों को जारी रखेगा जो इतिहास ने उत्पीड़ित जनता को सौंप दिया है। यह महिलाओं पर सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करने और पितृसत्ता पुरुष वर्चस्व को समाप्त करने का प्रयास करेगा। यह महिलाओं को घरेलू श्रम से मुक्त करेगा और उन्हें सामाजिक उत्पादन, राजनीतिक, सैन्य, सरकारी प्रशासन और ऐसी अन्य गतिविधियों का हिस्सा बनाएगा। यह संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी की गारंटी देगा। महिलाओं द्वारा अनुभव किए जा रहे असमान कानूनों को तेज गति से हटाने के लिए ये विशेष नीतियां अपनाएगा। यह वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाएगा, महिलाओं को पुनर्वास प्रदान करेगा और उन्हें सामान्य नागरिक के रूप में मान्यता देगा। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है महिलाओं के संदर्भ में। महिलाओं को जो हर जगह पे वेश्यावृत्ति का
एक मोहल्ला बना दिया गया है पूंजीवादी तंत्र के द्वारा। इसको खत्म करने का जो तरीका अपनाए हैं, ये सोवियत संघ में भी हो चुका है, चीन में भी हो चुका है, और भारत में भी निश्चित तौर पर ये पार्टी करने जा रही है। ये करेगी जहाँ कहीं इनका सत्ता आता है, जहाँ कहीं ये मजबूती में अपने आप को पाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण महिलाओं के लिए है कि वेश्यावृत्ति के जो दुकान खोले गए हैं इस सरकार द्वारा, उसको ये खत्म कर पुनर्वास कराएगी उन महिलाओं का जो वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं या मजबूर हैं। आगे लिखते हैं ये, इनकी नीतियों में है, शादियां आपसी प्रेम और सहमति के आधार पर होगी। शादी के लिए उम्र सीमा 20 साल होगी। इससे बाल विवाह पर रोक लगेगी। इससे विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा मिलेगा। ये 20 साल महिलाओं के लिए ही है या पुरुषों के लिए भी है, तो स्पष्ट नहीं है यहाँ पर, लेकिन लगता है कि महिलाओं के लिए 20 साल करने की बात इसमें बताई गई है। पुरुषों का देना चाहिए, वो नहीं आगे कहीं मिलेगा, देखेंगे। महिलाओं को गर्भपात का अधिकार होगा। यह बच्चों के कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था करेगा। यदि पति और पत्नी दोनों चाहते हैं तो ये तलाक दे देगा। यदि उनमें से केवल एक ही इसके लिए कहता है तो वह आवश्यक जांच करेगा और निर्णय की घोषणा करेगा। यह आम संपत्ति को समान रूप से वितरित करेगा। बच्चों के मामलों में पुरुषों को 2/3 और महिलाओं को 1/3 जिम्मेदारी निभानी होगी। तलाक के बाद सामान्य ऋण चुकाने की जिम्मेदारी पुरुषों की होगी। आगे आगे है इसमें, नई लोकतांत्रिक सरकार उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं और राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देगी। यदि यह इन राष्ट्रीयताओं को अलग करने के अधिकार और आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देकर देश को एकीकृत करेगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक को गांव से लेकर राज्य तक या उन जगहों पर जहां वे बहुसंख्यक हैं, उन्हें स्वायत्तता मांगने का अधिकार होगा। ये स्वायत्त क्षेत्र पीपुल्स डेमोक्रेटिक सिस्टम के अनुसार होंगे और इन अल्पसंख्यक लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों का जनसभाओं में उनकी जनसंख्या के अनुसार और उनके निवास के क्षेत्र में प्रतिनिधियों की सभा में उचित प्रतिनिधित्व होगा। शोषक शासक वर्गों द्वारा अपनाई जा रही असमान नीतियों के फलस्वरूप देश में क्षेत्रीय विषमताएं हैं। तो कुछ क्षेत्र पिछड़े हैं और कुछ क्षेत्र राष्ट्रीयताओं के विकास से जुड़े हुए हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक सरकार में जनता सरकार सही प्रकार की क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करेगी और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए प्रयास करेगी। यदि आवश्यक हुआ तो यह क्षेत्रीय स्वायत्तता भी प्रदान करेगा। यह आदिवासी समाजों के व्यापक विकास की गारंटी देगा। ये लोगों को जंगल पर पूर्ण शक्ति प्रदान करेगा। ये दलाल बड़े बुर्जुआ समाजवादी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्राकृतिक स्रोतों के शोषण को रोक देगा। यह आदिवासियों की भाषा और संस्कृति के विकास के लिए काम करेगा। यह संबंधित नीतियों को अपनाएगा। यह जाति के भेदभाव और समानताओं को खत्म करेगा। जब तक इससे जाति व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तब तक यह सभी क्षेत्रों में उनके उत्थान और लागू करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाएगा। इससे मौजूदा शिक्षा व्यवस्था खत्म हो जाएगी। यह इसके स्थान पर एक वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक और समाजवादी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत करेगा। यह इसे लोकतांत्रिक भारत की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन से जोड़ेगी। इस पर मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा आपको कि शिक्षा के लिए माओवादियों ने बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया है, न केवल आपको दंडकारण में, बल्कि पूरे बिहार में भी इस पर अच्छा खासा काम इन्होंने किया था। जब जब यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे स्कूल इन्होंने खोले हैं। कुछ स्कूल तो मैं खुद भी जानता हूँ जहाँ पर कि माओवादियों ने ही स्कूल खोले हैं, संचालित भी काफ़ी दिनों तक किए हैं। बाद में सरकार ने उसको अधिकृत किया है। इसके अलावे कई जगह ऐसे भी स्थिति हुई है जहाँ पर कि स्कूल तो हैं पर शिक्षक नहीं है। तो माओवादियों ने वहाँ पर शिक्षकों की भर्ती भी कराए हैं उन सरकारी स्कूलों में, उनको सैलरी भी दिए हैं और देते रहे हैं। जब सरकार को मालूम हुआ कि यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति और उसकी जो है सैलरी माओवादियों द्वारा हुई है या और सैलरी भी हर माह मिल रहा है, तो सरकार ने पुलिस बल भेज करके उस शिक्षकों को धमकाया और फिर उसको जो है रिक्रूट कर लिया अपने तंत्र में। तो और ये कहते हुए कि किसी को नहीं बोलना है कि तुम्हें माओवादियों ने इसमें नौकरी दिलवाया है और उन्होंने तुमको सैलरी दिया है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है माओवादी शिक्षा क्षेत्र में लगातार कर रहे हैं। दंडकारण के क्षेत्रों में भी शिक्षा पर काफ़ी जोर उन्होंने दिया है और वहाँ पर बाकायदा छात्रावासीय स्कूल
व्यवस्था का शुभारंभ किया है, जहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षण मुफ्त रूप से माओवादी देते हैं। जतना सरकार के माध्यम से सारा चीज संचालित होता है। आगे इन्होंने लिखा है कि सरकार सभी राष्ट्रीयताओं की भाषाओं को समान दर्जा देगी। यह उन भाषाओं को विकसित करने में मदद करेगा जिसके पास लिपि नहीं है। यह राष्ट्रभाषा, लिंग भाषा या किसी अन्य रूप में अन्य राष्ट्रीयताओं पर कोई भाषा नहीं थोपेगा। यह सर्वसम्मति के आधार पर आमतौर पर स्वीकृत भाषा को आगे लाने का प्रयास करेगा। यह उन सभी लोगों को उचित वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा और अच्छा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण प्रदान करेगा जो शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, बूढ़े, अनाथ और असहाय हैं। यह चिकित्सा प्रणाली की मदद करने वाले लोगों को पेश करेगा जो मुख्य रूप से श्रमिकों, किसानों और अन्य महत्वपूर्ण जनता को मुफ्त इलाज और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। अभी दंतारण से कई खबरें आई है जिसमें कि उन्होंने पुलिस ने, भारत सरकार की पुलिस ने उन शिक्षकों, उन चिकित्सकों की हत्या की है जो कि लोग जिसको माओवादियों ने प्रशिक्षित किया था और जनता के बीच में वो इलाज दे रहे थे। सरकार खुद तो कुछ भेजती नहीं है और जो माओवादियों ने जो तैयार किया है उसको भी मार दे रही है। तो ये तो एक नया स्थिति है। बहरहाल ये संविधान है, माओवादियों का संविधान है, चेतना सरकार का संविधान है। इस संविधान में आगे लिखता है, यह चिकित्सा प्रणाली की मदद करने वाले लोगों को पेश करेगा जो मुख्य रूप से श्रमिकों, किसानों और अन्य मेहनत जनता को मुफ्त इलाज और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। यह विभिन्न सामाजिक व्यवस्था वाले देशों के साथ संबंधों के संबंध में 5 सिद्धांत का पालन करेगा और वे हैं भौगोलिक अखंडता, संप्रभुता के प्रति आपसी सम्मान, आपसी व्यवसाय नहीं और एक दूसरे के मामले में गैर हस्तक्षेप, समानता, आपसी हित और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। यह दुनिया भर में सभी पूंजीवादी देशों, यह दुनिया भर में सभी पूंजीवादी विरोधी व्यवस्था और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों को सहायता प्रदान करेगा। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी देश, कोई भी देश आज समाजवादी है या नहीं है, वो इससे भी तय होता है कि वह दूसरे देशों में क्रांति करने के लिए आवश्यक सहायता देता है या नहीं देता है। चीन भी इसी मामले में देखा जा सकता है और रशिया को भी देखा जा सकता है। और जब आज चीन किसी भी देश में क्रांति करने के लिए आवश्यक सहायता नहीं दे रहा है तो मान लिया गया है कि चीन जो है समाजवादी अब मुल्क नहीं रहा है। समाजवाद का ये भी बहुत प्रमुख लक्षण है जो कि यहाँ पर दर्ज है। मुख्य रूप से विभिन्न माओवादी क्रांतिकारी ताकतों के तहत क्रांतिकारी संघर्षों और क्रांतिकारी युद्धों के लिए यह विश्व समाजवादी क्रांति की सफलता को सुगम बनाने के लिए न्यू डेमोक्रेटिक और बाद में समाजवादी भारत के आधार के रूप में काम करेगा। उपमहाद्वीप में जनता के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए यह दक्षिण एशिया में क्रांतिकारी माओवादी ताकतों और संघर्षों के साथ निकटता से जुड़ जाएगा। यह पुरानी सरकार द्वारा की गई सभी असमान संधियों को भंग कर देगा। यह भी बहुत बड़ी बात इन्होंने लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय भारत का विदेश नीति कैसा होगा, इस पर इन्होंने एक संक्षिप्त में ही मजबूत टिप्पणी इन्होंने किया है। पड़ोसी देशों के साथ किस तरह संबंध बनाया जाएगा। आज जो मोदी सरकार पूरे देश में, दक्षिण एशिया में या चाहे पूरे भारत, दुनिया के देशों में अपना एक सम्मान गिरा लिया है, भारत की स्थिति हास्यास्पद बना दिया है। यह विदेश नीति दोयम दर्जे की तैयार की गई है। माओवादी इसकी अलग नया नीति स्थापित करने की बात कर रहे हैं। ये संविधान का पहला हिस्सा यहाँ खत्म हो जाता है और दूसरा हिस्सा जो है अब क्या कहता है सो देखा जाए। जनता सरकार का संरचना, नाम जनताना सरकार। अगला पॉइंट है झंडा, 2:3 के अनुपात की लंबाई और चौड़ाई के साथ लाल झंडे वाला हथौड़ा और दराती यानी हसुआ। गाना, झंडे के आगे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जो गाना है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, इनका बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, वही एक गीत है जो कि इसका भी राष्ट्रीय गाना होगा। अगला है सरकार का गठन, 500 से 3000 की आबादी वाले क्षेत्रों में ग्राम जनताना सरकार बन सकती है। ये न्यूनतम इकाई इनका है, 500 से 3000 की आबादी वाले
क्षेत्रों में ग्राम जनताना सरकार। आगे है सरकार की संरचना, वो किस तरह का रहेगा। चल रहे जनयुद्ध की प्रक्रिया में बने जानकारी ठिकानों में गांव, नगर, क्षेत्र, जिला या मंडल, क्षेत्र विशेष या राज्य स्तर पर सामान्य वयस्क वोट के आधार पर जनता की विधानसभाओं, प्रतिनिधि सभाओं का चुनाव करेंगे। इन विधानसभाओं के माध्यम से चुनी गई समितियां क्रांतिकारी सरकारों के रूप में काम करेगी। क्रांतिकारी सरकार पूरी तरह से जनता के हाथ में होगी। देश में काफी क्षेत्रों में देशव्यापी सफलता प्राप्त करने के बाद अखिल भारतीय स्तर या केंद्रीय स्तर पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक फेडरेशन की सर्वोच्च जन कांग्रेस सरकार का सर्वोच्च अंग होगा। ये इसका चुनाव के माध्यम से जो चयन किया जाएगा, इस पर इनका मतलब ये नियम। अगला है जनयुद्ध के दंड कारण्य या काफी क्षेत्र दंड कारण्य में सफलता प्राप्त करने के बाद स्वायत्त सरकार का गठन किया जाएगा। वर्तमान दंड कारण्य में दक्षिण बस्तर, पश्चिम बस्तर, उत्तर बस्तर, मार और गढ़चिरौली संभाग शामिल हैं। इस क्षेत्र की बहुसंख्यक जनता एक साथ पीढ़ियों से शोषण और दुखों का सामना कर रही है। प्राकृतिक विकास प्रक्रिया ने विकृत मोड़ ले लिया। आदिवासी अभी भी पूर्व सामंती संबंधों में है, तो दंडकारण्य लोगों की सरकार उनकी स्वायत्त सरकार के रूप में काम करेगी और उनके विकास के लिए विशेष अवसर प्रदान करेगी। जनताना सरकार के चुनाव की प्रक्रिया। पहला पॉइंट है 18 वर्ष की आयु वाले सभी वयस्क चुनाव में भाग लेंगे। चुने जाने के लिए 20 साल पूरे करने जरूरी है। जनताना सरकार के चुनाव की प्रक्रिया। अक्सर लोग सवाल उठाते हैं कि जनताना सरकार जब बनेगा या जब माओवादी की सरकार बनेगी तो वहाँ चुनाव नहीं होंगे, लेकिन इसका बिल्कुल खंडन किया गया इसमें है और साफ साफ लिखा है कि जनताना सरकार के चुनाव की प्रक्रिया के तहत जो प्रोसेस है उसमें जिक्र है 18 वर्ष की आयु वाले सभी वयस्क चुनाव में भाग लेंगे। चुने जाने के लिए 20 साल पूरे करने होंगे। मतलब 18 साल का जो वयस्क मताधिकार है वो कायम रहेगा और अगर आपको चुनाव में भाग लेनी है अगर तो 20 साल उम्र न्यूनतम हरता है इसका। अगला पॉइंट है जमींदारों, जन विरोधी पदानुक्रमों, शोषक सरकार के कठपुतली और क्रांति विरोधी ताकतों को चुनाव में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से होते हैं। चुनाव आयोग कराएगा। निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की सभाओं या प्रतिनिधि सभाओं के प्रति जवाबदेह होंगे जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करते हैं तो जनता की सभाएं या प्रतिनिधि सभाएं उन्हें वापस बुला सकती है। जनता की सभाएं या प्रतिनिधि सभाएं केवल 2/3 बहुमत के साथ प्रतिनिधियों को वापस बुला सकती है। ये प्रतिनिधि को वापस बुलाने का जो ये मामला है ये आज भी कई जगह मांग हो रहा है, भारत के अंदर ही मांग हो रहा है, लेकिन भारत सरकार नहीं मान रही है। लेकिन माओवादी सरकार में यह उनके संविधान में ही निहित है कि आप चाहें अगर तो अपने प्रतिनिधि को 2/3 बहुमत से पारित कर उनको वापस बुला सकते हैं। अगला पॉइंट है स्वायत्त सरकारों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जनता से होंगे। बहुसंख्यक जनता की आकांक्षाओं को दर्शाता है। अन्य क्षेत्रों से अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं और जनजातियों का स्वायत्त क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व होगा। बाकी आदिवासियों को स्थानीय आदिवासी माना जाना चाहिए। अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक वर्गों, पार्टियों, संगठनों, टीमों के प्रतिनिधियों, जनसेना के प्रतिनिधियों और लोकतांत्रिक व्यक्तियों के साथ जनता की लोकतांत्रिक सरकार बनेगी। मजदूरों, किसानों, छोटे बुर्जुआ वर्ग और राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग के लोग सरकार बनाते हैं। यह क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चा सरकार के रूप में बनेगी
यह एक वास्तविक लोकतांत्रिक सरकार के रूप में शक्ति का प्रयोग करेगा। अगला पॉइंट है, अब हम गुप्त रूप से क्रांतिकारी सरकार के अंग बना रहे हैं। अतः शोषक वर्ग सरकारों के स्थान पर गांव से लेकर उच्च स्तर तक प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा क्रांतिकारी जन सरकारों का चुनाव कराना संभव नहीं है। हम ऐसी परिस्थितियों में सीमित संख्या में जनप्रतिनिधि सभाओं के माध्यम से चुनाव करा सकते हैं। ये क्रांतिकारी आंदोलन के दरमियान की बात है, जबकि इनकी सरकार पर लगातार हमले हो रहे हैं पुलिस के द्वारा। उस परिस्थिति के लिए सभी स्तरों पर जनसभाएं, प्रतिनिधि सभाओं में जनप्रतिनिधि क्रांतिकारी जन सरकारों का चुनाव करेंगे। ये सरकारें विभिन्न सरकारी विभागों, उनके जिम्मेदार व्यक्तियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के संचालन के लिए तंत्र स्थापित करेगी। वे आवश्यक कानून बनाएंगे। यह चुनाव की प्रक्रिया के लिए लिखा गया है। ये पॉइंट है। अगला पॉइंट है, सरकार के कामकाज का तरीका। ये उपशीर्षक में लिखा गया है। सरकार किस तरह काम करेगी, जितना सरकार माओवादियों द्वारा नियुक्त, उसके बारे में लिखा है। इसमें पहला पॉइंट है, जनवादी केंद्रितवाद सरकार की संरचना और कार्य प्रणाली की मूल नीति होगी। जनवादी केंद्रिता सरकार मतलब निर्णय सामूहिक होगा, बहुमत के अधीन अल्पमत होगा। ये जनवादी केंद्रिता का मूल सिद्धांत है। लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति सरकार के प्रति प्रतिबद्ध होंगे। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, निचले स्तर की सरकार, उच्च स्तर की सरकार के, निम्न स्तर की ग्राम सभा, उच्च स्तर प्रतिनिधि सभा के लिए प्रतिबद्ध होंगे। ये ढांचा बनाया गया है इनका। उच्च स्तरीय स्वायत्त सरकारों में आकर वे भाषा, संस्कृति और विकास के संबंध में जनता की आकांक्षाओं को दर्शाते हुए स्वीकार्य निर्णय लेंगे। सामान्यतः इन निर्णयों को लागू करने के आदेश अनिवार्य नहीं होंगे। स्वायत्त सरकारें कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ उनकी पुष्टि कर सकती है। दूसरी ओर स्वायत्त सरकारें अपने क्षेत्र और भविष्य के विकास को पूरे देश के विकास और भविष्य के हिस्से के रूप में देखें और उच्च स्तरीय सरकार के निर्णय को लागू करें। पीपुल्स डेमोक्रेटिक सरकार मतलब जनता सरकार पर लोगों का पूर्ण नियंत्रण होगा। यह उचित तरीकों को अपनाकर व्यापक जनता को सरकार के दैनिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा। फैसलों और समस्याओं के समाधान में लोगों की राय का काफी महत्व होगा। यह निर्णयों के कार्यान्वयन और समीक्षा में लोगों की सक्रिय भूमिका निभाएगा। यह सरकार के प्रतिनिधियों के काम की निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा। अगला सब शीर्षक है, सब हेडिंग है, ग्राम स्तर और क्षेत्र स्तरीय जनता सरकार के बीच संबंध क्या होगा, इस पर यह पॉइंट है। जनता सरकारें अपनी बजट रिपोर्ट और आवश्यक धनराशि का विवरण क्षेत्रीय जनता सरकार को भेजेगी। ग्राम जनता सरकार अपनी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा क्षेत्र जनता सरकार को भेजेगी। एजेएस अपने अधिकार क्षेत्र में ग्राम जनता सरकार को आवश्यक धनराशि जारी करेगा। यह सहायता और दिशा निर्देश भी प्रदान करेगा। यह उनकी वार्षिक रिपोर्ट और खातों की जांच करेगा। यह ग्राम जनता सरकार की गतिविधियों का निरीक्षण करेगी। यह आवश्यक आदेश देगा और निर्णयों की समीक्षा करेगा। यह चर्चा के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट और लेखें पेश करेगा। जनता सरकार के सभी विभाग और विभागों में विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाने वाले सदस्यों को समर्पण, ईमानदारी और सादगी, प्रकृति का त्याग, कड़ी मेहनत, सामूहिकता और ऐसे ही अन्य क्रांतिकारी क्षेत्रों के साथ काम करना चाहिए। उन्हें रिश्वत, उपहार, पक्षपातपूर्ण स्वभाव, बुरी आदतें, महिलाओं पर दुर्व्यवहार, पुरुष वर्चस्व की भावना, लोगों के प्रति कठोरता और ऐसी अन्य अनैतिक जन विरोधी नीतियों को नहीं होने देना चाहिए। उन्हें कानूनों का खंडन नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने कर्तव्यों को सही तरीके से पूरा करना चाहिए। उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि वे लोगों की सेवा कर रहे हैं।
ये पॉइंट बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि वे लोगों की सेवा कर रहे हैं। संविधान का संशोधन, इसमें पॉइंट लिखा है, सभाओं, जनसभाओं या प्रतिनिधि सभाओं में बहुमत के साथ मौलिक नीतियों और कार्यों में आवश्यक संशोधन करके उन्हें उच्च स्तरीय सरकार को भेजें। ये नियम है। इसके बाद है सरकारी समिति। यह जनताना सरकार के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ 7/11 सदस्यों के साथ चुना जाएगा। 7 या 11 सदस्यों के साथ चुना जाएगा। इस जनता सरकार के राष्ट्रपति का भी पद है, बल्कि राष्ट्रपति का ही पद है, प्रधानमंत्री का पद नहीं है। इसलिए अभी मौजूदा दौर में जनता सरकार के जो राष्ट्रपति हैं वो सुजाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में शहीद हुए कोटेश्वर राव उर्फ जो उनके नेता थे उनकी पत्नी है वो। राष्ट्रपति का कर्तव्य क्या होगा, इस पर एक चित्रण है यहाँ पर। सरकार की बैठकों की अध्यक्षता करना। दूसरा, सदस्यों को बैठक की तिथि एवं कार्यसूची की सूचना 1 सप्ताह पूर्व देना। सरकारी रिकॉर्ड का रखरखाव और सुरक्षा। कार्यालय और कर्मियों की जिम्मेदारियों को बनाए रखना। राष्ट्रपति की हैसियत से सरकार की सभी गतिविधियों का समन्वय करना। अब उपराष्ट्रपति के कर्तव्य है, राष्ट्रपति के माध्यम से सौंपे गए कार्यों को पूरा करना। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करना। अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वाह करना। जन शासन समिति के अन्य सदस्य अपने कार्य विभाग के अनुसार विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी वहन करेंगे। सरकारी विभाग कौन कौन से हैं उसका यहाँ पर जिक्र है। सरकारी विभाग, विभागीय समितियां। पहला, वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम 8 विभागीय समितियां गठित कर रहे हैं। पहला, वित्त। दूसरा, रक्षा। तीसरा, कृषि। चौथा, न्यायिक। पांचवा, शिक्षा संस्कृति। छठा, स्वास्थ्य। सातवां, वन संरक्षण। आठवां, जनसंपर्क। तो निश्चित तौर पर यह वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए 8 विभाग बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएगी, व्यापकता बढ़ती जाएगी, उम्मीद है इसमें और भी उप समितियां या समितियां जोड़ी जा सकती हैं। आवश्यकता के आधार पर, हाँ आगे जिक्र भी उन्होंने कर दिया है, आवश्यकता के आधार पर विभागों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। सभी विभागों में 3 से 7 सदस्य होंगे। जनता की सभाएं या प्रतिनिधि सभाएं उनका चुनाव करेगी, रक्षा विभाग को छोड़कर। रक्षा विभाग महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसको छोड़ करके बाकी सभाएं के लिए वो किया गया है। बैठक, लोक सरकार के लिए 3 साल में 1 बार चुनाव होंगे। अभी मौजूदा सरकार में 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन जनता सरकार में 3 साल में चुनाव होंगे 1 बार। निर्वाचित ग्राम जनता सरकार महीने में 1 बार और क्षेत्र जनता सरकार महीने में 2 बार बैठक करेगी। अगला पॉइंट है, यह विभागीय समितियों के सभी सदस्यों के साथ 4 महीने में 1 बार बैठक करेगा। अगला है, यह सरकार के गठन के प्रारंभिक चरण में 6 महीने में 1 बार जनसभाओं या प्रतिनिधि सभाओं की बैठकों में सरकार के कामकाज के तरीके की समीक्षा करेगी। बाद में इसे वर्ष में 1 बार ऐसी बैठकें अवश्य करनी चाहिए। सामान्य बैठकें निर्धारित समय पर होंगी। 2/3 क्वोरम होने पर ही बैठकें आयोजित की जाएगी। यह बहुमत की राय के अनुसार सामान्य निर्णय लेगा। यदि 1/3 सदस्य ऐसा कहते हैं तो बैठक हो सकती है। अस्थायी समिति, संबंधित स्तर पर सरकारों के दैनिक कार्यों और पर्यवेक्षण के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्त, रक्षा विभागों के जिम्मेवार व्यक्तियों के साथ अस्थायी समितियों का गठन किया जाता है। सरकारी समिति के बैठकों के बीच समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए अस्थायी समितियां दैनिक दिशा निर्देश,
प्रदान करेगी। वित्त विभाग यह सरकार के निर्णय के अनुसार विभिन्न विभागों के प्रस्तावों के अनुसार वार्षिक बजट को अपनाएगी। बजट 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक निर्धारित किया जाएगा। आय लोगों से करों और दान के रूप में और जन विरोधी तत्वों से जुर्माना के रूप में होती है। यह नकद या धान के रूप में होगा। सरकार टैक्स तय करेगी। इनके संग्रहण की जिम्मेदारी वित्त विभाग की होगी। यह सहयोग के आधार पर व्यक्तिगत स्तर पर व्यवसाय, हस्तशिल्प, घरेलू उद्योग और कृषि और वन उत्पादों पर आधारित लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रयास करेगा। यह विशिष्ट क्षेत्रों में निजी व्यवसाय को प्रोत्साहित करेगा, लेकिन यह लेन देन में व्यापारियों के शोषण को नियंत्रित करेगा। यह जनता सरकार की अनुमति से स्थानीय संसाधनों को लेने वाले व्यापारियों और ठेकेदारों से रॉयल्टी वसूल करेगी। यह जनता की और जनयुद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक व्यवस्था को विकसित करने के उद्देश्य से व्यापक रूप से जनता को लामबद्ध करेगा और सभी आवश्यक कार्रवाइयां करेगा। सभी विभागों द्वारा अपना लेखा जोखा जमा करने के बाद ही वित्त विभाग सरकार के वार्षिक खाते में जारी करेगा। के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े रहेंगे और यदि आवश्यक हो तो ऋण और अनुदान देंगे। यह सरकार के लिए पूंजी के रूप में जब भी आवश्यक होगा बॉन्ड जारी करेगा। वित्त विभाग सरकार की संपत्तियों का ब्यौरा रखेगा। यह जनता सरकार के वित्त विभाग के लिए निर्देश दिया गया है, उस पर है। अगला है कृषि विभाग। कृषि यह विभाग के अंदर लिखा हुआ है, यह जनता की सरकार द्वारा जब्त की गई भूमि को खेतिहर मजदूरों, भूमिहीन किसानों, गरीब किसानों और निम्न मध्यम वर्ग के किसानों को जोतने वाले को जमीन के आधार पर वितरित करेगा। यह जनसेना में सैनिकों के परिवारों, शहीदों के परिवारों और उन पर आश्रित लोगों को वर्ग लाइन के अनुसार युद्ध में घायल हुए लोगों को प्राथमिकता देगा। यह क्रांति में पूर्णकालिक परिवारों की भूमि तक जो अपनी भूमि में पर्याप्त सीमा तक काम नहीं कर सकते, उन परिवारों की भूमि जिनके पास काम करने के लिए आवश्यक संख्या नहीं है, वृद्ध लोगों की भूमि को महत्व देगी। जो पति खो चुके हैं और असहाय व्यक्तियों को जोतने की अनुमति नहीं है। यह आत्मसमर्पण करने वाले जमींदारों को एक मध्यम किसान के बराबर जमीन देगा और बाकी जमीन को जब्त कर लेगी। मतलब जमींदार के पास हजारों रुपए जमीन है, उसमें जितना मध्यम वर्गीय किसान को जमीन मिलेगा उतना ही उनको भी दिया जाएगा। शेष जमीन पार्टी जनता सरकार जो है वो जब्त कर लेगी और बाकी लोगों में बांट देगी। यह बाकी भूमि सुधारों को आंदोलन की तैयारी और ताकत के अनुसार चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा। यह अचल संपत्तियों का प्रभार लेगा। यह उनका उपयोग लोगों की जरूरतों के लिए करेगा। यह जमीन के मालिकाना हक का रिकॉर्ड तैयार करेगा। यह सहकारी आंदोलन और कृषि को विकसित करने का प्रयास करेगा। यह परिवारों के नाम पर और पत्नी और पति के नाम पर संयुक्त पट्टा जारी करेगा। यह भूमि के हस्तांतरण और भूमि के लेन देन का विवरण दर्ज करेगा। यदि वे गैर आदिवासियों की भूमि खरीदना या हस्तांतरित करना चाहते हैं तो उन्हें इस विभाग की अनुमति लेनी होगी। इस विभाग मतलब कृषि विभाग की। जो लोग अपना घर और जमीन छोड़ना चाहते हैं उन्हें स्थानीय जनता सरकार को सूचित करना चाहिए। यह स्थानीय और गैर स्थानीय व्यक्तियों के बीच, स्थानीय लोगों के बीच और गैर स्थानीय लोगों के बीच वर्ग रेखा के अनुसार और सभी लोकतांत्रिक वर्गों के लोगों को संगठित और एकीकृत करने की दृष्टि से भूमि विवादों को हल करने का प्रयास करेगा। यह क्षेत्र की स्थिति के अनुसार न्यूनतम मजदूरी और कार्य दिवस 8 घंटे से अधिक नहीं तय करेगा। समान काम के लिए समान मजदूरी तय करेगी। यह अवैध ब्याज को भंग और प्रतिबंधित करेगा। यह देखेगा कि परिवार के अनुसार और सामूहिक रूप से कृषि के लिए भूमि ली जाती है।
यह उन लोगों की मदद करेगा जिनके पास सरकार के माध्यम से गाय, बीज और कृषि उपकरण नहीं हैं। यह जमींदारों और पदानुक्रमों से जब्त किए गए मवेशियों, बीजों और कृषि उपकरणों को आवश्यक किसानों को वितरित करेगा। यद्यपि भूमि पर निजी स्वामित्व है, यह भूमि को समतल करने, जुताई, प्रत्यारोपण, खरपतवार हटाने, कटाई, सब्जियां उगाने, फल, मछली, पशुपालन और अन्य ऐसे कृषि और कृषि में किसानों से संबंधित कार्य आपसी श्रम सहयोग के माध्यम से सामूहिक कार्य को प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार यह सहकारिता आंदोलन का विकास करेगा। यह उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेगा ताकि लोगों को खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा किया जा सके और कृषि के विकास को महत्व दिया जा सके। यह किसानों को बीजों को स्टोर करने, दो फसलें, चना और तिलहन उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह बहुराष्ट्रीय यह वह साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय निगमों के बीजों के इस्तेमाल का विरोध करेगी। बहुराष्ट्रीय निगमों के बीज की बहुत सारी शिकायतें आ रही है और वो जो है जमीन के लिए भी हानिकारक है और स्वास्थ्य के लिए भी, तो उसका ये विरोध करेगी। यह स्थानीय उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित और विकसित करेगा। यह भूमि की उर्वरता का परीक्षण करेगा और इसके संरक्षण का उपाय करेगा। अब तालाबों में धान उगाने के बजाय खेतों में पानी पहुंचाने के लिए नहरों के निर्माण का जिम्मा लेगी। यह सिंचाई के एक हिस्से के रूप में चेक डैम और छोटी सिंचाई परियोजना का निर्माण करेगा। यह देखेगा कि दुश्मन के दमन के समय में उत्पादन में नुकसान नहीं होगा। यह जल्द से जल्द खोई हुई फसल को फिर से उगाने का प्रयास करेगा। यह किसानों को अपनी संपत्ति, मुख्य रूप से दुश्मन के हमले से फसलों को स्टोर करने में मदद करेगा। यह विभाग गांव के मवेशी घर का देखभाल करेगा। यह विभाग मतलब कृषि विभाग। अगला जो विभाग इनका है वो है जन रक्षा विभाग। इसमें है यह जनता सरकार के रक्षा कर्तव्यों का पालन करेगा। यह लोगों के विभाग को सुरक्षा प्रदान करेगा। यह रक्षा के सभी मामलों में वर्ग रेखा और जन रेखा का अनुसरण करेगा। यह स्थानीय शत्रु का दमन करेगा। यह दुश्मन के मुखबिरों और सीआईडी को बेनकाब करेगा और उन्हें जनता के बीच बेनकाब करेगा। यह उन्हें गिरफ्तार करेगी और लोगों की अदालत के सामने तलब करेगी। अभी जो बीजापुर में तीन मुखबिरों की हत्या का मामला प्रकाश में आया था, इसमें जनरक्षा विभाग का ही भूमिका था और शायद ऐसा ही लगता है क्योंकि इनके कार्य विभाजन में यह चीज स्पष्ट दिखाया गया है कि मुखबिरों और सीआईडीओं पर जो कार्रवाई होती है जनरक्षा विभाग करता है और उसको अदालत में प्रस्तुत करती है। यह सक्रिय रूप से मिलिशिया और जनता को पहचानने और नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करेगा। यह ऐसे व्यक्तियों के बारे में जनता सरकार, पार्टी, पीपुल्स रूरल वालों और विभिन्न विभागों को जानकारी देगा। यह सभी आवश्यक कार्रवाइयां करेगा जो जनता सरकार ने दुश्मन की साजिशों को हराने और दुश्मन के षड्यंत्रकारी कार्यों को नियंत्रित करने का फैसला लिया। यह उन सभी लोगों को पीपुल्स मिलिशिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह उन्हें बांटने और प्रशिक्षित करने का प्रयास करेगा। यह पीजीए बलों में शामिल होने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित और संगठित करेगा। यह सरकारी खुफिया तंत्र स्थापित करेगा और काम करेगा। यह जनता में कानून व्यवस्था की रक्षा के लिए एक सुरक्षात्मक विभाग, सुरक्षा बल की स्थापना करेगा। यह विभाग यह देखेगा कि बुरे तत्व पदानुक्रम विरोधी क्रांतिकारी विचारों को ना भड़काए और गांव में दंगे ना करें। यह लोगों को गांव में कानून और व्यवस्था की रक्षा करके लोगों के युद्ध को तेज करने में मदद करेगा। जेलें इस विभाग के नियंत्रण में होगी। जनता सरकार के अंदर भी जेल होगी। इसके बारे में भगत सिंह का बहुत अच्छा वक्तव्य था, रूस की जेलें भी स्वर्ग है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जेल जो है भारत सरकार की जेल की तरह नहीं होगी, इसका एक अलग स्वरूप होगा, जो जनताना स्वरूप होगा।
यह विभाग लोगों की अदालत द्वारा उन्हें दी जाने वाली सजाओं को लागू करेगा। यह लोगों को आपस लड़ने और शत्रु सेनाओं के घेराव और दमन के हमलों और अभियानों को हराने के लिए लामबंद करेगा। यह जवाबी कार्रवाई में इस क्षेत्र में मुख्य द्वितीयक बलों और कमान के साथ सहयोग करेगा। यह विभाग भी चंताना सरकार के सरकारी सशस्त्र बलों के नियंत्रण में होगा। लोगों का न्यायिक विभाग, लोगों के ये भी अगला विभाग इसका है। लोगों की अदालतें न्याय, वर्ग रेखा और जनरेखा के नए सिद्धांत के अनुसार काम करेगी। न्यायिक विभाग लोगों के बीच समस्याओं का समाधान करेगा ताकि उनकी अखंडता को बढ़ाया जा सके। आमतौर पर यह उन्हें हल करने के लिए दंडित नहीं करता है। जब यह जमींदारों, पराक्रमों, शासक वर्ग, दलों के प्रमुख, सरकारी अधिकारियों, पुलिस, अर्धसैनिक बल, सैन्य बल, गुंडा, अराजकतावादियों, चोरों, धोखेबाजों, षड्यंत्रकारियों, पुलिस एजेंटों और अन्य का शोषण करने की कोशिश करता है, तो यह उन्हें लोगों से अलग करता है, उन्हें दंडित करता है, उनकी संपत्तियों की जब्ती सहित आवश्यक तरीका अपनाती है। यह अपराधों से बचने में लोगों की भूमिका बढ़ाने के तरीकों का अनुसरण करता है। यह काउंटर क्रांतिकारी अपराधों में लिप्त लोगों को मौत की सजा देता है। प्रतिक्रियावादी जो भी होते हैं, क्रांतिकारी, मौत की सजा को लागू करने के से पहले स्थानीय जनता सरकार को उच्च न्यायालयों से अनुमति लेनी पड़ती है। उच्च न्यायालय मतलब भारत सरकार के नहीं, जनता सरकार का जो उच्चतम न्यायालय होता है या उच्च न्यायालय होता है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। प्रतिक्रांतिकारी अपराधों को छोड़कर यह हत्या के प्रयास, महिलाओं पर अत्याचार, शोषक पुलिस और ऐसी अन्य चीजों की सूचना देने वालों को श्रमिक शिविरों में भेजिएगा। इन कैंपों में उनसे मजदूरी कराई जाती है, उन्हें क्रांतिकारी राजनीति सिखाई जाती है और सुधार किया जाता है। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि जनता सरकार की जेलें भी जो है स्वर्ग के बराबर होता है। वहाँ पर जिस तरह के अपराध आज जेलों में होती है, भारत सरकार की जेलों में, उसका नामो निशान नहीं होता है। यह विवादों, अपराधों और षड्यंत्रों पर फैसला सुनाकर लोगों की न्यायिक प्रणाली को विकसित करने में मदद करेगा। फैसला सुनाते समय यह प्रथागत परंपराओं को भी ध्यान में रखेगा। प्रथागत परंपराएं कई जगह अलग अलग होती है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। न्यायाधीशों की संख्या मामलों की प्रकृति और तीव्रता के अनुसार होनी चाहिए। न्यायिक समिति सामान्य मामलों को हल करती है। गंभीर मामलों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 9 की जा सकती है। आदिवासी समाज में लोगों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए अभी भी कुछ मंच हैं। समस्या की तीव्रता और चरित्र के अनुसार उन्हें सामने लाया जाता है। लोक अदालत को इसे ध्यान रखना चाहिए। लोक अदालतें इन मंचों को लोगों मुखी बनाने और लोगों के बीच बनाने के लिए काम करने के लिए विकसित करने का प्रयास करेगी। जो भी मामला या विवाद हो, वह पहले से मामले से संबंधित जानकारी एकत्र करेगा। मतलब मामला विवाद होने के पहले पूरी जानकारी ली जाएगी अलग से कि मामला क्या है और इसका क्या होना चाहिए। मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों को दलीलें सुनेगा, सबूतों को पूरी तरह से सुनेगा, फिर फैसला सुनाएगा। यह एक नया चीज है। मैंने मामला जब सामने आए तो उसके लिए संबंधित तमाम पक्षों से जानकारी हासिल करना जरूरी है। आमतौर पर मुकदमा खुला रहता है और लोग अपनी राय खुलकर बता सकते हैं। इस प्रकार न्यायिक प्रणाली में उनकी भूमिका बढ़ेगी। प्रत्येक मामले में न्यायाधीशों के बीच मतदान होना चाहिए और बहुमत की राय के अनुसार फैसला दिया जाना चाहिए। इसे मामूली बहुमत से भी दिया जा सकता है, लेकिन गंभीर मामलों के फैसलों में 2/3 बहुमत होना चाहिए। न्यायिक विभागीय समिति के अध्यक्ष या मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश फैसले की घोषणा करेंगे। उन्हें आवश्यक स्पष्टीकरण देना होगा।
जो लोग स्थानीय न्यायिक समिति के फैसले से संतुष्ट नहीं है, वे क्षेत्रीय अदालत और उससे भी ऊपर की अदालत में अपील कर सकते हैं। मतलब ये इनका अपना अदालत जो है, अपना सरकार का क्षेत्रीय से ऊपर, फिर उससे ऊपर, उसमें भारत सरकार से इसमें कोई मतलब नहीं है। सभी नागरिकों के मौलिक और सामान्य अधिकार होंगे। किसी भी नागरिक को उचित कानूनी आधार के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नागरिकों की गिरफ्तारी को लोकतांत्रिक कानूनी पद्धति में की गई उचित कार्रवाई के रूप में मानना चाहिए, अन्यथा वे गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दे सकते हैं। लोगों की न्यायिक समिति मामले की सुनवाई में अन्य विभागों, मुख्य रूप से रक्षा समिति की मदद लेगी। यदि पार्टी कमेटी या पीजीए बलों के सदस्य लोगों के साथ व्यवहार करने में गलती करते हैं, तो उन्हें संबंधित पार्टी कमेटी की अनुमति से लोगों की अदालत में बुलाया जाएगा। यह पार्टी पर भी अंकुश है और पीएलजीए जो पहले पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी था, पीजीए, उसके पर भी लागू होता है। जनता की अदालतें जनता की सेना में सैनिकों, शहीदों और घायलों के परिवारों के बारे में और पार्टी में भर्ती होने वालों के पति पत्नी के बारे में व्यापक और गहन अध्ययन करेगी और फैसला सुनाएगी। लोगों की शिक्षा और सांस्कृतिक समिति, ये नया विभाग है। यह विभागीय समिति जनता के बीच वैज्ञानिक लोकतांत्रिक संस्कृति के विकास के लिए शैक्षिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारियों की देखभाल करेगी। राजनीतिक चेतना और वैज्ञानिक ज्ञान के अलावा यह प्रशासन, संगठन और राज्य के मामलों के बारे में प्राथमिक ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करेगा। यह सामान्य शिक्षा के लिए प्राथमिक, मध्य और वयस्क स्कूल और पुस्तकालय चलाएगा। यह नई पाठ्य पुस्तकें तैयार करने का प्रयास करेगा। प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में पढ़ाने का प्रयास करेगा। यह सामंती साम्राज्यवादी संस्कृति के खिलाफ जनता की चेतना को जगाएगा और लोगों में लोकतांत्रिक संस्कृति का विकास करेगा। यह जनता की चेतना को जगाएगा ताकि वे सामंती और बुरी परंपराओं से बाहर आ सके। यह लोगों को जागरूक करेगा ताकि वे शराब, जुआ, वेश्यावृत्ति, अश्लील साहित्य, गीत और फिल्म का प्रचार करने वाले मीडिया का विरोध करें, उस पर प्रतिबंध लगाता है। यह लोगों को प्रबुद्ध करेगा, मतलब शिक्षित करेगा, ताकि वे छुआछूत, जाति और जनजाति का भेदभाव, महिलाओं पर हिंसा, अल्पसंख्यकों पर हमले को अपराध मान सके और इसके खिलाफ उन्हें लामबंद कर सके। यह क्रांतिकारी उत्सव आयोजित करेगा। इसमें खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यह युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित करने का प्रयास करेगा। यह शिक्षित युवाओं, बुद्धिजीवियों और शिक्षकों का उपयोग शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए करेगा। समिति जब भी आवश्यक हो शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए बैठकें, सम्मेलन आयोजित करेगी। शिक्षा के विकास के अलावा यह व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में नई लोकतांत्रिक संस्कृति और मूल्यों को विकसित करने का गंभीरता से प्रयास करेगा। यह लोगों की कला को उजागर करेगा, उनकी सुरक्षा पर ध्यान देगा। यह स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं, त्योहारों, विवाहों, मृत्यु, प्रसव और ऐसी अन्य चीज़ों पर अध्ययन करेगा और उन पर होने वाले खर्च को कम करने का प्रयास करेगा। वह इस संबंध में आवश्यक सुधार लाने का प्रयास करेगी। यह नई लोकतांत्रिक संस्कृति को विकसित करने के उद्देश्य से अंतरजातीय, अंतर जनजाति और अंतर धार्मिक विवाह को प्रोत्साहित करेगा। यह शादी करने वालों का समर्थन करेगा। यह आदिवासियों के हिंदूकरण के प्रयास का पूरी तरह से विरोध करेगी। यह हिंदू देवी देवताओं के नाम से आदिवासी देवी देवताओं के विवाह की निंदा और विरोध करेगा। मंदिरों का निर्माण करेगा। आदिवासी बच्चों को दिव्य गीत गाएगा। हिंदू त्योहार का आयोजन करेगा। यह उन लोगों के रवैये का विरोध करेगा जो आदिवासियों को अछूत मानकर हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए अथवा उन्हें कटवा शूद्र के रूप में भेदभाव कर रहे हैं। यह रामायण, महाभारत और अन्य महाकाव्यों के प्रचार की निंदा और विरोध करेगा।
यह आदिवासियों को हिंदू धर्म में धर्मांतरित करने और आदिवासी क्षेत्रों में चर्चों के निर्माण की प्रक्रिया को रोक देगा। यह सरस्वती शिशु मंदिर, सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम और अन्य ऐसी चीजों की अनुमति नहीं देगा जो शिक्षा के नाम पर हिंदू धार्मिक विचारधारा वाले ग्रंथों के माध्यम से इतिहास और अन्य विषयों को विकृत कर रहे हैं। यह एनजीओ और एनआईएनजीओ अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन की गतिविधियों का विरोध करेगा और अनुमति नहीं देगा, जो साम्राज्यवादी और बहुराष्ट्रीय निगमों और धन की मदद से शिक्षा, चिकित्सा और ऐसी अन्य सेवाओं के नाम पर वर्ग संघर्ष से जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आरोगातो, पोथम कवाद, पारो और ऐसी अन्य गतिविधियां आर्थिक शोषण के लिए, पदानुक्रम के लिए उपयोगी ना हो। ये कुछ नाम हैं जो मैं भी नहीं जानता, लेकिन शोषण की ये विधि है। यह आदिवासी परंपराओं में सहकारी प्रकृति और अखंडता को विकसित करने का प्रयास करेगा। यह लंबी अवधि के सामूहिक शिकार को हतोत्साहित करेगा। इससे कृषि कार्य बाधित होते हैं। यह लोगों को इस समय को उत्पादक गतिविधियों के लिए उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अगला है जन स्वास्थ्य समाज कल्याण विभाग। यह विभाग लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। यह लोगों के युद्ध को जारी रखने के लिए शारीरिक फिटनेस, व्यायाम के महत्व के प्रति उनकी समझ विकसित करेगा और आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयास करेगा। इसमें महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह दवा के स्थानीय तरीकों का उपयोग करने का प्रयास करेगा। यह मंथरा जैसी प्रारंभिक चिकित्सा में अवैज्ञानिक विचारों को दूर करने और उनके द्वारा अभ्यास की जाने वाली हर्बल दवा को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। यह लोगों की प्राथमिक चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने और उन्हें डॉक्टरों के रूप में उपयोग करने के लिए स्वयंसेवकों को प्राथमिक प्रशिक्षण के लिए भेजेगा। यह स्थानीय स्तर पर चिकित्सा केंद्र चलाएगा। डॉक्टर मरीजों के पास जाएंगे और जरूरी नहीं कि मरीज डॉक्टर के पास जाएं या जिनके पास दवा है। यह लोगों को चिकित्सा केंद्र से दवा लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह चिकित्सा केंद्र के लिए आवश्यक दवा खरीदेगा। यह सामूहिक श्रम के माध्यम से या दान के रूप में चिकित्सा केंद्र के लिए धन एकत्र करेगा। यह स्वयंसेवी संगठनों सहित सभी स्रोतों से दवाएं एकत्र करेगा। यह लोकतांत्रिक विचारों वाले डॉक्टरों की सेवाओं का भी उपयोग करेगा। यह स्वास्थ्य को लेकर लोगों में फैले अंधविश्वास को खत्म करने का प्रयास करेगा। इससे लोगों को मौसमी बीमारी के प्रति जागरूक किया जाएगा। यह बरती जाने वाली सावधानियों का प्रचार करेगा। इस पर मैं बता दूं आपको कि अभी एक छत्तीसगढ़ में एक पेड़ पर एक लगा हुआ था इसी तरह से एक पोस्टर जो लकड़ी पर बनाया गया था और उस पर लिखा हुआ था आपको सप्ताह में एक दिन घर और चारों तरफ सफाई कराना अनिवार्य है। दूसरा लिखा हुआ था कि जनता पानी को गर्म करके ही पिए। ये आदेश इसी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से दिया गया था। ये प्रचार करने का तरीका है, बहुत ही मौलिक तरीका है ये। अगर किसी को अस्पताल जाने की जरूरत है तो समिति उसकी हर तरह से मदद करेगी। इसमें जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड होगा। ये लोगों को लामबंद करेगा और लोक स्वच्छता का रक्षा करेगा। यह स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में लोगों के ज्ञान को विकसित करने के लिए बैठकें और प्रचार अभियान चलाएगा या यह विभिन्न ग्रुपों को फैलाएगा। यह विकलांगों, वृद्धों, अनाथों, बच्चों और दमन के शिकार लोगों के कल्याण के ओर विशेष ध्यान देगा। जिनके पास घर नहीं है उनके लिए लोगों के सहयोग से घरों और मकानों की व्यवस्था का प्रयास करेगी। यह स्वच्छ पेयजल बनाने की कोशिश करेगा और इसके लिए लोगों को जुटाएगा। अगला है वन संरक्षण समिति। इसके जो कार्य हैं वो है, यह पारंपरिक सीमाओं को बनाए रखते हुए जंगलों की रक्षा करेगा। यह पर्यावरण की रक्षा करेगा। यह लोगों को जंगल में गिरे पेड़ों को ईंधन के रूप में उपयोग करने की अनुमति देगा। इस विभाग की अनुमति से घरेलू उद्देश्यों और कृषि उपकरणों के लिए लकड़ी प्राप्त करनी होती है। यह लाभ के लिए वन उत्पादों के व्यापार को नियंत्रित करेगा। ये जड़ी बूटियों और फलों के पेड़ों और अन्य
मूल्यवान पेड़ों की खरीद का विरोध करेगा जो चिकित्सा सेवाओं के लिए सहायक है। यह वनों के विकास के लिए प्रयास करेगा, इससे लकड़ी के अवैध कारोबार पर रोक लगेगी। यह उन लोगों को गिरफ्तार करेगा जो अवैध लकड़ी का कारोबार करते हैं और जो इसके लिए मदद करते हैं, और उन्हें लोगों की अदालत में सौंप देंगे। यह पर्यावरण को नष्ट करने वाली शोषक सरकार के वृक्षारोपण का विरोध करेगी। पर्यावरण को नष्ट करने वाली शोषक सरकार के वृक्षारोपण का विरोध करेगी। महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी है। यह उन सरकारी नीतियों का शोषण करने के खिलाफ काम करेगा जो वन्य प्राणी अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और ऐसी अन्य चीज़ों के निर्माण के नाम पर आदिवासियों को जंगल से दूर भेजने की कोशिश कर रही है। जिन्हें कृषि के लिए भूमि की आवश्यकता है, वे इस विभाग की अनुमति से ही जंगल काटेंगे। जिन्हें कृषि के लिए यह आदिवासियों के पारंपरिक शिकार की अनुमति देगा, लेकिन व्यापार के लिए शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह जानवरों के मांस, सींग, त्वचा और ऐसे अन्य अंगों के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाएगा। यह मछली, जानवरों और पक्षियों को पकड़ने के लिए रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। ये सभी प्रकार की भारी परियोजनाओं का विरोध करेगी जो बड़े पैमाने पर जंगलों को नष्ट करती है और आदिवासियों को विस्थापित करती है और पर्यावरण को नष्ट करती है। अगला है जनसंपर्क विभाग, ये 8वां है। यह विभिन्न जन संगठनों के माध्यम से सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएगा। इस उद्देश्य के लिए जन संगठनों के साथ इसका घनिष्ठ संबंध होगा। यह उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह सरकारी नीतियों को नियमित रूप से लागू करने में जन संगठनों को मुख्य भूमिका निभाने का प्रयास करेगा। यह सरकार की गतिविधियों और नीतियों का व्यापक प्रचार करेगा। यह आवश्यक प्रचार सामग्री जारी करेगा। तो देखा आपने, ये छोटा सा संविधान चंद पन्नों का है, किस तरह से भारत की नई दिशा तय कर रही है। और भारत सरकार जो शोषण पर आधारित इस व्यवस्था को लागू कर रही है, उसके खिलाफ जनता सरकार का अपना ये संविधान कितनी तरीके से सशक्त तरीके से लोगों के बीच अपना पैठ बना रही है और नया समाज निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह संविधान जून 2004 में लागू किया गया था दंडकारण्य में, लेकिन ऐसा नहीं है कि दंडकारण्य में ही है, ये पूरे भारत के लिए स्वीकृत है। और जहाँ जहाँ माओवादियों की जनता सरकार आधार मजबूत होगा इसका, वहाँ वहाँ वह इसको प्रयोग में लाएगी। शिक्षा पर ये पहले दिन से ही ये संगठन काम करती है, चाहे वहाँ पर उनकी शक्ति कितना भी सीमित क्यों ना हो। ये पूरी तंत्र जनता सरकार का लोगों के ऊपर टिका हुआ है और लोगों के सहयोग पर आधारित है। लोग ही इसे नियंत्रित करते हैं, लोग ही इसे चलाते हैं, लोग ही इसकी रक्षा करते हैं। जनता सरकार का ये तमाम प्रक्रिया जो आपने सुना लंबा है, आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और जानना चाहिए कि देश में किस तरह से दो सरकारें काम कर रही हैं और इस सरकारों के क्या क्या संविधान हैं, क्या क्या उनके कार्य हैं। नमस्कार, मैं शर्मा भुवन से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। और अगर आप ज़रूरत समझें तो हमारे मेंबरशिप लेकर, जो 2 तरह की मेंबरशिप है, नॉर्मल मेंबरशिप जो कि 89 रुपीज़ का है और एक आपको स्पेशल मेंबरशिप है जो 159 रुपीज़ का है, उसको लेकर के आप हमें सहयोग कर सकते हैं। बहरहाल हमारे तमाम वीडियो सभी लोगों के लिए खुले हैं, चाहे वो मेंबर हों अथवा ना हो। नमस्कार, देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। अलग अलग राजनीतिक दलों के बहुत सी आम सभाएं देखी होंगी, उसके साक्षी भी बने होंगे, लेकिन आज मैं माओवादियों की आम सभा दिखाने जा रहा हूं। देखिए, बीजापुर और सुकमा की सीमा पे बहुत अंदर गांव में एक बड़ी सी आम सभा माओवादियों द्वारा आयोजित की गई है। इस आम सभा में शामिल होने 100 से अधिक माओवादियों के साथ ही कैमरे में फिलहाल आपको शायद मेरी गिनती कम पड़ जाए, संभवतः 10,000 के आसपास यहाँ लोग मौजूद हैं। आप स्क्रीन में देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते।
यहाँ मौजूद होते, इस कार्यक्रम में मौजूद होते संभवतः, तब आप बता सकते कि भाई इनकी संख्या वास्तव में 10,000 के आसपास है। दरअसल ये जो आम सभा आयोजित की गई है, ये आम सभा शहीदी सप्ताह के अंतिम दिन माओवादियों द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें शिरकत करने हजारों की संख्या में ये लोग आए हैं।